हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पे, कैसे इंटरनेशनल रिलेशन इवॉल्व होता है, ट्रेडिशनली इंटरनेशनल रिलेशन क्या था और इंटरनेशनल रिलेशन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। स्कॉलर्स के व्यूज़ के साथ ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक इसकी डेफिनेशन और दूसरा इसका स्कोप। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो स्टडी है इंटरेक्शंस की स्टेट्स के बीच में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ये एग्जामिन करता है कैसे नेशंस आपस में कोऑपरेट करती हैं, किस तरह से कम्पीट करती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करती हैं। प्रेजेंट टाइम में जो है इंटरनेशनल रिलेशन की डायनामिक्स टोटली चेंज हो गई हैं। ट्रेडिशनली क्या होता था कि इंटरनेशनल रिलेशन फोकस करता था वॉर पे, डिप्लोमेसी पे, लेकिन मॉडर्न एरा में क्या है कि इसमें ग्लोबल गवर्नेंस भी आ गई है, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल इशूज़ और इकोनॉमिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, जैसे कि जॉन बेलिस और स्टीव स्मिथ अपनी बुक द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ लिमिटेड नहीं होकर रह गया वॉर और डिप्लोमेसी पे, लेकिन इसने एक्सटेंड किया है, ग्लोबल गवर्नेंस तक चला गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आ गई हैं और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह से एक और स्कॉलर हैं हैंस मॉर्गेंथो, उनकी बहुत फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। ये इसमें कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन रिवॉल्व करता है अराउंड नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर पॉलिटिक्स। वो स्टेट करते हैं कि द स्ट्रगल फॉर पावर इज़ यूनिवर्सल इन टाइम एंड स्पेस। डेफिनेशन तो हमने देख ली, अब हम बात करते हैं स्कोप की। इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप बहुत वास्ट है। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ में आ जाती है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में हम स्टडी करते हैं वॉर की कंडीशन को, पीस की कंडीशन को, टेररिज्म को और न्यूक्लियर डिटरेंस को। ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जबकि हम इसमें ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे ट्रेड हो गई, ग्लोबलाइजेशन हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक हो गया और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स को भी हम डिस्कस करते हैं इसके स्कोप में, जिसमें हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या रोल है और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस भी हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा NGOs, डिफरेंट NGOs को स्टडीज़ करते हैं। डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी, ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें हम देखते हैं कंट्रीज़ किस तरह से आपस में नेगोशिएशन करती हैं, सॉफ्ट पावर का कैसे यूज़ करती हैं और स्टेट्स जो हैं आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। अच्छा, IR का स्टार्ट होता है नेशन स्टेट सिस्टम से। नेशन स्टेट सिस्टम जो है ना वो प्राइमरी यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन का। इसमें आता है सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। अब नेशन स्टेट सिस्टम की जो है ना अपनी डिफाइंड टेरिटरी होती है, उसकी अपनी गवर्नमेंट होती है और एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जिन्होंने शेयर किया होता है कॉमन कल्चर और आइडेंटिटी। जैसे कि E.H. कार अपनी बुक द 20 ईयर क्राइसिस में एक्सप्लेन करते हैं कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है ना वो इमर्ज हुआ है थ्रू डिप्लोमेटिक ट्रीटीज़। पर्टिकुलरली जैसे इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो 1648 में हुई थी। उसने इस्टेब्लिश किया था प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। एक और ऑथर हैं केनिथ वॉल्ट्स, जिनकी बहुत फेमस बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वो इंटरनेशनल सिस्टम को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्किक है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी अबव स्टेट, दे मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन मीन्स फॉर सिक्योरिटी। एग्जाम्पल लेते हैं हम पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान एक सॉवरन नेशन स्टेट सिस्टम है। देखें, इसकी अपनी डिफाइंड टेरिटरी है, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, इसकी नेशनल आइडेंटिटी है और वो जो नेशनल आइडेंटिटी है वो बेस कर रही है उसकी अपनी हिस्ट्री पे और उसके अपने कल्चर पे। उसकी पॉपुलेशन भी अपनी है और वो सॉवरन है। अब हम देखते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नेशन स्टेट के। सबसे पहले आती है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का क्या मतलब है? जब कोई स्टेट सॉवरन होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है एक स्टेट की उसके अपने इंटरनल अफेयर्स पे। सेकंड नंबर पे ये चीज़ आ जाती है कि टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियलिटी क्या चीज़ होती है कि उसके अपना डिफ़ाइन है बॉर्डर और उसकी जो रिकोगनाइज जियोग्राफिकल बॉर्डर्स हैं और डिफ़ाइंड बॉर्डर्स हैं। जैसे पाकिस्तान के अपनी जियोग्राफिकल बॉर्डर्स डिफ़ाइंड है। नेशनल आइडेंटिटी आ जाती है तीसरे नंबर पे। नेशनल आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि आपकी एक अपनी शेयर हिस्ट्री है, आपका अपना कल्चर है और आपकी अपनी लैंग्वेज है। इस बारे में मैक्स वेबर कहते हैं कि एक ह्यूमन कम्युनिटी है, उसकी मोनोपोली होती है अपनी टेरिटरी पे। अब हमने देख लिया, डेफिनेशन देख ली इंटरनेशनल रिलेशन की, उसका स्कोप देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि नेशन स्टेट सिस्टम जो था वो प्राइमरी यूनिट था इंटरनेशनल रिलेशन का। अब हम आते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में
कैसे एवोल्यूशन हुई इंटरनेशनल सोसाइटी की। इंटरनेशनल सोसाइटी इवॉल्व हुई है एंशिएंट एम्पायर से मॉडर्न नेशन स्टेट्स में, जिसमें आता है डिप्लोमेसी, वॉर, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन का पीरियड। एंशिएंट एम्पायर्स क्या थी, जिसमें ग्रीक थे, रोमन थे, चाइनीज डायनेस्टीज थी। अर्ली डिप्लोमेसी और ट्रेड एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते थे तब भी, लेकिन जो थी पॉलिटिकल अथॉरिटी जो थी वो टोटली बेस करती थी इंपीरियल रूल पे रादर देन सोवरेनिटी। एंशिएंट एम्पायर्स के बाद आई मिडल एजेस। मिडल एजेस में क्या होता था कि फ्यूडल यूरोप और इस्लामी खलीफा होते थे। पॉलिटिकल पावर जो थी वो डिसेंट्रलाइज थी यूरोप में, जबकि इस्लामी खलीफा थे उन्होंने एक मेंटेन किया था सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ डिप्लोमेसी एंड गवर्नेंस। मिडल एजेस के बाद आ जाते हैं वेस्टफालियन सिस्टम। वेस्टफालियन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1648 से। इसमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुई थी, जिसने इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, जिसने स्टेट को टोटल कंट्रोल दे दिया था अपने इंटरनल अफेयर्स पे विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। एच कार अपनी बुक 20 ईयर क्राइसिस में ये एक्सप्लेन करते हैं कि इस सिस्टम ने एक शिफ्ट किया है डायनेस्टिक रूल से स्टेट सोवरेनिटी की तरफ, और इसने एक बेस फॉर्म की है मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन की। वेस्टफालियन सिस्टम के बाद आता है 19 और 20 सेंचुरी। 1920 सेंचुरी में हम सबको पता है कॉलोनियलिज्म हुई, वर्ल्ड वार्स हुई, कोल्ड वार का पीरियड आया। इसमें इंपीरियलिज्म डोमिनेट कर रही थी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई, जैसे कि लीग ऑफ नेशन 1919 में बनी। लेटर ऑन हमारे पास यूनाइटेड नेशन बनी 1945 में। होल्स्टी अपनी बुक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी ने इवॉल्व किया है पावर बेस्ड स्ट्रगल सिस्टम से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस में थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटरनेशनल सोसाइटी की एवोल्यूशन में। इसके बाद हमारे पास आती है 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी क्या है, हमारे पास पोस्ट कोल्ड वार एरा है और ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है। इसमें क्या हुआ है कि रीजनल अलायंसेस बने हैं, ग्लोबल ट्रेड हुई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, इन सब चीज़ों ने एडवांस किया है इंटरनेशनल रिलेशन को और रीशेप किया है। एग्जांपल देखें, हम यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल देखते हैं तो इसमें यूरोपियन यूनियन ने किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की है, स्टेट राइवलरी से वो आ गई है रीजनल कॉपरेशन की तरफ। ये शो करता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो हैं वो ओवर द टाइम इवॉल्व होते रहते हैं। जॉन वेलिस अपनी बुक द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में कोई भी नेशन स्टेट सिस्टम एसोलेशन, कंप्लीट एसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इंटरडिपेंडेंस जो है हमेशा डिफाइन करती है मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस को। आज की वीडियो में हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं ट्रेडिशनल पावर स्ट्रगल से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस में, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस में और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन में। जबकि नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो हमेशा सेंट्रल एक्टर रहा है। ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं इन्होंने रीशेप किया है वर्ल्ड ऑर्डर को। हेंस मॉर्गेंथो अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना उसकी जो रूट है वो ह्यूमन नेचर में है। ऑब्जेक्टिव लॉज जो हैं वो ह्यूमन नेचर डिसाइड करती है। जो परसूट ऑफ पावर है वो हमेशा एक फंडामेंटल एस्पेक्ट रहा है इंटरनेशनल रिलेशन का। इसी तरह से एक और ऑथर हैं जॉन वेलिस, वो कहते हैं कि इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये हमेशा एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं और ताकि मेंटेन कर सकें ग्लोबल स्टेबिलिटी को। अच्छा, आज हमने देखा कि नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो हमेशा डोमिनेंट मॉडल रहा है और ग्लोबलाइजेशन ओवर द टाइम इंक्रीज़ होती है, वो इंक्रीज़ करती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस को। सेकेंडली हमने ये चीज़ देखी कि जो एवोल्यूशन है इंटरनेशनल सोसाइटी की उसने एक शिफ्ट किया है मिलिट्री पावर से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ। तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज़ हैं और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हम ग्लोबल चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझें। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।